जय हिंद आप सभी को। आज विक्टोरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 55 देखेंगे। इसके पहले का हम लोग 1 से लेकर 54 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप में से जो किन्हीं का भी सेट छूट गया है 1 से लेकर 54 तक, तो जो भी छूटा है सेट जाके कंप्लीट कीजिए। आपका सारा जो है ना प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा, सारा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये जो बुक है ना एनसीईआरटी पे आधारित है। और बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जो जितने भी एग्ज़ाम होने वाला है ना, सभी एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए हर सेट को जो है ना अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और इसका शाम में डेली 7 बजे टेस्ट होता है, तो शाम में 7 बजे डेली टेस्ट दिया कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास देखने के बाद ज़रूर टेस्ट दीजिएगा। तो आपको लगेगा ना कि हाँ कौन सा मेरा क्वेश्चन फिर से गलत हुआ, देखने के बाद भी तो उसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। तो आपका जो है ना गलत होने का जो चांस हो जाएगा ना बहुत कम हो जाएगा। तो इससे टेस्ट दिया कीजिए, शाम में डेली टेस्ट होता है। तो टेस्ट ग्रुप का जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो सभी ग्रुप को जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। इसका फुल पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और इसके पहले का जो भी 1 से लेकर 54 तक पीडीएफ जो सारा हो चुका है उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपको बोर्ड भी मिल जाएगा। तो ज़रूर टेस्ट ग्रुप से ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ ग्रुप में ही आपको सारा बोर्ड मिलेगा, आपको सारा 1 से लेकर 54 तक आपको क्या मिलेगा, इसका पीडीएफ मिलेगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और शाम में प्रैक्टिस सेट दिया कीजिए शाम में 7 बजे। और 3 बजे डेली बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट होता है, तो 3 बजे भी जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि पता है ना कि अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला बिहार पुलिस का। इसलिए सभी लोग जो अच्छे से तैयारी कीजिए। और तैयारी को जो है ना अपना मजबूती देने के लिए ज़रूर टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाइएगा तभी आपका जो है ना कन्फ्यूजन दूर होगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 55 स्टार्ट करते हैं। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हर ग्रुप में ना क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। आपको क्वेश्चन जो है ना 1 से लेकर 50 तक जरूर देखना है, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखते हैं जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उस क्वेश्चन इसमें किस लेवल का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को पूरा देखा कीजिए, क्लास को पूरा जरूर देखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान पे जरूर देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन ना एक बार में याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था, बताइए। कह रहा है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था। तो ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 1929 में फेंका था। कब फेंका था? अप्रैल 1929 में, 8 अप्रैल 1929 में। कह रहा है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था। तो 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने किया था। कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके मध्य हुआ था, बताइए। कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है ना किसके मध्य हुआ था, बताइए। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए क्या होगा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, टीपू सुल्तान और एवं कार्नवालिस के बीच हुआ था। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच हुआ था? टीपू सुल्तान एवं कार्नवालिस के बीच हुआ था। कब हुआ था? याद रखिएगा ये हुआ था 1792 में हुआ था। कब? 1792 में हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है, बताइए। कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणित से है। किससे है? तो गणित से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, कह रहा है कि मुगल काल में दरोगा का पद किस विभाग से संबंधित था, बताइए। कह रहा है कि मुगल काल में दरोगा का पद किस विभाग से संबंधित था। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टकसाल विभाग से था। किससे था? टकसाल विभाग से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हाँ अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है, बताइए। कह रहा है कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल का है। किसका है? वल्लभ भाई पटेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था, बताइए। कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1904 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1904 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था, बताइए। कह रहा है कि वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? याद रखिएगा पटना में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने वेबकस सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था, बताइए। कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने वेबकस सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था। तो याद रखिएगा 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में? तो 3 भागों में। क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को
किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था, बताइए। कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था, बताइए। कह रहा है कि सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई, बताइए। कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओपरिन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? ओपरिन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। कौन पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अंतिम मराठा पेशवा कौन था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अंतिम मराठा पेशवा कौन था, बताइए। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाजीराव द्वितीय था। कौन था? बाजीराव द्वितीय। तो कह रहा है अंतिम मराठा पेशवा कौन था, तो बाजीराव द्वितीय था। कौन था? बाजीराव द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू किया गया था, बताइए। कह रहा है कि संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू किया गया था, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1881 में शुरू किया गया था। कब किसके शासनकाल में किया गया था, याद रखिएगा। 1881 में रिपन काल में हुआ था। किसके काल में? रिपन काल में हुआ था। लेकिन पहली बार बोलेगा जनगणना कब हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में 1872। अगर पूछा कि दशक की जनगणना 10 वर्ष बे लगातार कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन काल में हुआ था। ये सब पॉइंट ना याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता था, बताइए। कह रहा है कि शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता था, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एओ हुम को। किसको? एओ हुम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे कह रहा है कि बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है, बताइए। कह रहा है कि बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है, तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे कह रहा है कि भारत में स्थल रुद्र राज्यों की संख्या कितनी है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता, बताइए। कह रहा है कि भारत में स्थल रुद्र राज्यों की संख्या कितनी है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है, तो क्या होगा इसका आंसर, बताइए। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना है, तो 5 है। कितना है, तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे कह रहा है इन मैदानों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है, बताइए। कह रहा है इन मैदानों को, जो मैदान दिया हुआ है इसका सही क्रम बोल रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या होगा, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 3 1 2। क्या है? 4 3 1 2। तो पहले हो जाएगा रुहेलखंड का मैदान, उसके बाद हो जाएगा अवध का मैदान, उसके बाद होगा मगध का मैदान, फिर होगा मिथिला का मैदान। तो पहले याद रखिएगा, पहले पश्चिम से पूर्व बोल रहा मैदानों का क्रम सजाने के लिए, तो पहले होगा रुहेलखंड का मैदान, फिर होगा अवध का मैदान, फिर होगा मगध का मैदान, फिर होगा मिथिला का मैदान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि माही नदी किस खाड़ी सागर में गिरती है, बताइए। कह रहा है कि माही नदी किस खाड़ी सागर में गिरती है, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खंभाती खाड़ी में। कहाँ गिरती है? खंभाती खाड़ी में गिरती है। तो कह रहा है कि माही नदी किस खाड़ी या सागर में गिरती है, तो खंभाती खाड़ी या सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि तालचेर उड़ीसा किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तालचेर उड़ीसा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला खान के लिए। किसके लिए? कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है। तो कह रहा है कि तालचेर जो है ना उड़ीसा में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती, बताइए। कह रहा है कि थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में नहीं मिलता है, लेकिन बिहार में मिलता है, उत्तराखंड में मिलता है, उत्तर प्रदेश में मिलता है। तो कह रहा है कि थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है, तो जम्मू कश्मीर में नहीं मिलता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में थारू जनजाति मिलती है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी, बताइए। विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत प्लेट है। कौन सा प्लेट है? प्रशांत प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि 24 नंबर की भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है, बताइए। कह रहा है कि भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.68%। कितना है? 0.68% है। नेक्स्ट कह रहा है कि नामीब मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र निम्नलिखित में से किन देशों में है। नामीब मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र निम्नलिखित में से किन देशों में है,
तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ है? तो अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका तीनों देश में है। तो कह रहा है कि नामीब मरुस्थल का विस्तार किन देशों में है? तो अंगोला, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, ये तीनों में, 1 2 3 तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न शहरों को नदियों के किनारे अवस्थिति का सही मिलान करें। यहाँ पे शहर दिया हुआ है, नदी दिया हुआ, कौन सा शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो इसका मिलाना है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी। तो छपरा बोलेगा तो किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो छपरा बोलेगा तो सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। छपरा क्या होगा? सरयू नदी। अगर जहानाबाद का बात करें तो जहानाबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? जहानाबाद बोलेगा दरधा नदी किनारे बसा हुआ है। अगर यहाँ दरभंगा का बात करें, दरभंगा किस नदी किनारे बसा हुआ है? दरभंगा याद रखिए, दरभंगा बोलेगा तो ये दरभंगा किस नदी? बागमती किनारे नदी किनारे बसा हुआ है। दरभंगा बोलेगा तो बागमती। और फतुआ बोलेगा तो पुनपुन नदी किनारे बसा हुआ है। फतुआ बोलेगा तो पुनपुन। तो छपरा किस नदी किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। अगर जहानाबाद बोलेगा तो किस नदी किनारे बसा हुआ है? दरधा नदी किनारे बसा हुआ है जहानाबाद। अगर दरभंगा का बात करें, दरभंगा किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो दरभंगा बोलेगा तो बागमती नदी किनारे बसा हुआ है। अगर यहाँ फतुआ का बात करें, फतुआ किस नदी किनारे बसा हुआ है? फतुआ बोलेगा तो पुनपुन नदी किनारे बसा हुआ है। ये सभी याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? गायरोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? गायरोस्कोप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? बताइए। कह रहा है कि समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है। नहीं, यहाँ पे होता है, इसलिए नहीं दिया, इसलिए गलत है। यहाँ पे सही क्या क्या है समतल दर्पण के संबंध में? तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। बिल्कुल सही है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। सही है। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और क्या होता है? तो सीधा होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी और सीधा होता है। और समतल दर्पण में दर्पण से बिंब की दूरी एवं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होती है? समान होती है। समतल दर्पण में दर्पण से बिंब की दूरी एवं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? हमेशा समान होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है कि तेल जल की सतह पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? बताइए। कह रहा है कि तेल जल की सतह पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी है ना, सी। कह रहा है कि तेल जल की सतह पृष्ठ तल पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है। डी में क्या है? तो कह रहा है ना, इसमें क्या है कि तेल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है पानी से क्या होता है? कम होता है, इसलिए फैल जाता है। नेक्स्ट है इसमें है मिलान करना, इसमें सम्मिलित करना है कि कौन सा में से मात्रक होगा। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? सी है, 1 3 4 2, 1 3 4 2। तो जूल किसका मात्रक है? तो कार्य का किसका? तो कार्य का मात्रक जूल है। और नेक्स्ट है एम्पियर किसका है? तो यार ये एम्पियर विद्युत धारा का बोलेगा तो किसका है? तो एम्पियर। विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। नेक्स्ट है वाट बोलेगा तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? सबको पता है शक्ति का मात्रक वाट होता है। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। तो कार्य का जूल और विभवांतर का बोलेगा तो वोल्ट, विद्युत धारा का एम्पियर और शक्ति का मात्रक बोलेगा तो वाट होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल। क्या है? अपकेंद्रीय बल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकेगी? बताइए। कह रहा है कि ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकेगी? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? निर्वात में नहीं चल सकता है, लेकिन ठोस में चलेगा, लेकिन द्रवों में चलेगा, गैसों में चलेगा, लेकिन निर्वात में क्या होता है? नहीं चलेगा। ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकेगी? निर्वात में नहीं चलेगा, लेकिन ठोस में, द्रवों में और गैसों में चल सकता है। नेक्स्ट है बिजली चमकने तड़ित से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। क्या? बिजली चमकने तड़ित से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा होता है। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थियोडोर मेनन ने किया। किसने किया? थियोडोर मेनन ने किया। नेक्स्ट है कह रहा है कि अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए। कह रहा है कि अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए फोटोग्राफी प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं,
ये गलत है, डालते हैं तब सही होगा। और इसमें अल्फा किरणों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो यह अल्फा किरण एक धन आवेशित किरण होता है, बिल्कुल सही है। और अल्फा किरण के बारे में बोल रहा है कि ये विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। और अल्फा किरणें जो है ना, इनका वेग प्रकाश के वेग से क्या होता है, 1/10 होता है। क्या होता है, अल्फा किरणें का जो वेग होता है प्रकाश के वेग से क्या होता है, 1/10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 36 कह रहा है कि परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम को चिन्हित करें, बढ़ते क्रम में बताइए। कह रहा है कि परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम को चिन्हित करें, बढ़ते क्रम में। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा 36 का ऑप्शन नंबर सी होगा, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा और चांदी। एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा और चांदी होगा बढ़ते क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है कि कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि कच्चे आम में जो है ना, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो कच्चे आम में कौन सा अम्ल होता है, तो टार्टरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, बताइए। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा बी होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है ना बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पॉलीएमाइड का प्रयोग करते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, पॉलीएमाइड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है कि सूखी सेल में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, बताइए। कह रहा है कि सूखी सेल में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक। क्या, रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। नेक्स्ट है गन मेटल। गन मेटल में कौन सा अवयव रहता है, बताइए। गन मेटल में कौन सा अवयव रहता है, तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा, जस्ता और टीन रहता है। तो कह रहा है कि गन मेटल में कौन सा अवयव रहता है, तांबा, जस्ता एवं टीन रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड किसका एक उदाहरण है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड किसका एक उदाहरण है, तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग का है। तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड जो है सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की सिफारिश का आधार क्या था, बताइए। कह रहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की सिफारिश का आधार था, तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि जुगनू एक प्रकार का क्या है, बताइए। जुगनू एक प्रकार का क्या है, तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जुगनू एक प्रकार क्या है, तो कीट है। जुगनू क्या है, तो एक प्रकार का कीट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एपीफाइट्स अधिपादप, हिंदी में क्या बोलेंगे, अधिपादप। एपीफाइट्स अधिपादप ये पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, क्या, किसके लिए, बताइए। एपीफाइट्स अधिपादप वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, किस लिए, तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक अवलंब के लिए। क्या है, आंतरिक अवलंब के लिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइए। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है, तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय है। क्या है, अग्नाशय। अगर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा तो अग्नाशय होगा, लेकिन पहली बोलेगा तो यकृत होगा, याद रखिए। पहली बोलेगा यकृत और दूसरी बोलेगा तो क्या होगा, अग्नाशय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 47 पे कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण क्या है, बताइए। हेपेटाइटिस बी होने का जो मुख्य कारण है ना, क्या है, तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु है। क्या है, विषाणु। नेक्स्ट है, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है किसमें, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है किसमें, तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू के खेत में पाया जाता है। तंबाकू के खेत में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पौधों में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है, बताइए। कह रहा है कि पौधों में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है, तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज होगा। क्या होगा, मैग्नीज, याद रखिए, ना कि मैग्नीशियम। कह रहा है कि पौधों में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है, तो मैग्नीज। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है, बताइए। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है, तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका द्रव में। क्या होगा, कोशिका द्रव में। तो कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है, तो कोशिका द्रव में होती है। नेक्स्ट है एक, अब नोट्स में दिया ये, और नोट्स दिया रहता है हर सेट के पीछे जो है ना नोट्स रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स रहता है। अभी जो है ना ज्योग्राफी चल रहा है, इसके पहले हिस्ट्री था। सभी नोट्स को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए। जो भी सेट छूटा है ना, इतना जान लीजिए, जो भी सेट छूटा है इस बुक का, हर सेट को जो है ना अच्छे से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इस बुक में जो है ना हम सारा सेट को देखे हैं। इस बुक में जो है ना जितने भी सेट दिया हुआ है ना, सारा सेट बहुत इंपॉर्टेंट है।
1 से लेकर 100 तक सेट है, लेकिन हम लोग का टारगेट है कि 1 से लेकर 100 तक हम लोग को डेली एक सेट कंप्लीट करना है। और लगातार शाम में लगातार डेली 7 में लगातार टेस्ट होता है, या तो अगर नहीं हो पाता तो रिवीजन टेस्ट ज़रूर होता है। इसलिए कोशिश किया जाता है ना कि डेली इसका क्लास आए हर सेट का, और डेली इसका प्रैक्टिस सेट हो, एक क्यूज के रूप में इसका टेस्ट डेली हो। तो हर सेट के पीछे और जो भी सेट इसके पहले हुआ है सभी सेट को अच्छे से देखिए। आपको जो अगर प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे ना, बिहार दरोगा या बीएसएससी का सेट लगाते होंगे, आपको इस बुक से ना बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता होगा। इसलिए बोलते हैं ना कि हर सेट को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसका प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा जो है सेट मिल जाएगा। और टेलीग्राम चेक कीजिएगा, जहाँ पे पीडीएफ डालते हैं उस पर लिंक पे क्लिक कीजिएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। सभी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। एक करंट अफेयर्स ग्रुप है, एक टेस्ट ग्रुप है और एक पीडीएफ ग्रुप है। तीनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ ग्रुप में जाइएगा, फाइल में चेक कीजिएगा, आपको सारा जो है इसका 1 से लेकर 53 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा पीडीएफ ग्रुप में। और इसका बोर्ड भी आपको सारा बोर्ड चेक कीजिएगा, आपको सारा बोर्ड भी मिल जाएगा। इसलिए अच्छे से रिवीजन कीजिए। सारा आपको जो जिनका छूट गया है ना उनके लिए बहुत बेहतर तरीका है कि आप पीछे से रिवीजन कर सकते हैं। बाकी तो हम पीछे से शनिवार को जो है ना रिवीजन करवाते हैं 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। आगे नोट्स देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको सारा याद हो जाएगा। ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एशिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल है। देखिए कह रहा है ना इसमें क्या है, तो इसमें एशिया में जो जितने भी मरुस्थल है एशिया का है। अल नाफूद बोलेगा तो कहाँ है, सऊदी अरब में। कहाँ है, सऊदी अरब में। अल नाफूद बोलेगा तो सऊदी अरब में। 10 ए लूट बोलेगा तो कहाँ, ईरान में। 10 ए लूट बोलेगा तो कहाँ, ईरान में स्थित है। नेक्स्ट है थार बोलेगा तो थार मरुस्थल कहाँ है, थार बोलेगा तो भारत और पाकिस्तान में। थार बोलेगा तो कहाँ है, तो भारत पाकिस्तान में। तकला मकान बोलेगा तो किस देश में, तकला मकान मरुस्थल बोलेगा तो चीन में है। गोबी बोलेगा तो कहाँ है, चीन और मंगोलिया में। गोबी बोलेगा तो चीन और मंगोलिया में। नेक्स्ट है अफ्रीका में स्थित मरुस्थल है। एक कौन सा महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। ये बोल रहा अफ्रीका में स्थित प्रमुख मरुस्थल कौन कौन है, तो यार है कालाहारी बोलेगा तो कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में है। सहारा बोलेगा तो उत्तरी अफ्रीका में है। और नेक्स्ट है जुराब। जुराब बोलेगा तो कहाँ है, तो चाड में। जुराब बोलेगा तो चाड में। बायुदा बोलेगा तो सूडान में। बायुदा कहाँ है, तो सूडान में है। नेक्स्ट है अल जौफ बोलेगा तो कहाँ है, तो माली में। अल जौफ बोलेगा तो माली में है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका में प्रमुख मरुस्थल कौन कौन है, तो रेड डेजर्ट बोलेगा तो यूएसए में है। रेड डेजर्ट यूएसए में है। मोजाबे बोलेगा तो यूएसए में है। और एक कोलोराडो बोलेगा तो ये भी कहाँ, यूएसए में। याद रखिएगा रेड डेजर्ट, मोजाबे और कोलोराडो ये तीनों कहाँ स्थित है, तो यूएसए में स्थित है। ये सब किसका है, उत्तरी अमेरिका का प्रमुख मरुस्थल है। नेक्स्ट है चिहुआ हुआन मरुस्थल कहाँ है, तो यूएसए और मैक्सिको में है। और सोनरन क्या है, मरुस्थल कहाँ है, तो यूएसए और मैक्सिको। ये दोनों जो है ना चिहुआ हुआन और सोनोरन, ये दोनों मरुस्थल कहाँ है, तो यूएसए और मैक्सिको में है। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल कौन कौन है, तो अट्टाकामा बोलेगा तो चिली में है। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ है, तो अर्जेंटीना में। पेटागोनिया और अट्टाकामा बोलेगा, अट्टाकामा चिली, पेटागोनिया बोलेगा अर्जेंटीना में स्थित है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन महादेश, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन है, तो गिब्सन बोलेगा तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। और ग्रेट सैंडी बोलेगा तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। अगर ग्रेट विक्टोरिया बोलेगा तो दक्षिणी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो गिब्सन बोलेगा तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट सैंडी बोलेगा तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और ग्रेट विक्टोरिया बोलेगा दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख पर्वत है। विश्व के प्रमुख पर्वत दिया हुआ है। आल्प्स पर्वत कहाँ है, तो मध्य यूरोप में है। आल्प्स पर्वत बोलेगा मध्य यूरोप में है। गोलन की पहाड़ी बोलेगा तो मध्य एशिया में है। और एपी 9 पर्वत कहाँ है, इटली में है। एटलस पर्वत बोलेगा तो अफ्रीका में है। याद रखिएगा आल्प्स पर्वत मध्य यूरोप, गोलन की पहाड़ी मध्य एशिया, एपी 9 पर्वत इटली, और एटलस पर्वत कहाँ है, तो अफ्रीका में है। तो ये सेट नंबर था 55। सेट नंबर 55 कंप्लीट हो गया है। बाकी इसके पहले का जो भी सेट आप लोग में छूट गया है, जिनका भी सेट छूटा है, सभी लोग रिवीजन करते रहिए। और जो भी क्लास इस चैनल पे आता है सभी क्लास को जो अच्छे से देखा कीजिए। बहुत ही आपको एग्जाम में ना बहुत फायदा होगा। तो आज हर सेट को रिवीजन किया कीजिए, हर सेट क्लास को देखा कीजिए, और टेस्ट ज़रूर दिया कीजिए। शाम में 7 बजे टेस्ट होगा। टेस्ट में जरूर सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए। जो भी लोग जो नहीं जुड़े हैं ज़रूर जुड़ जाइए टेस्ट ग्रुप और पीडीएफ ग्रुप से। तो आज के लिए यहीं तरह रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद। और हर जो है ना क्लास को शेयर कर दिया कीजिए हर ग्रुप में। और सभी लोग जो है पीडीएफ जरूर ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ ग्रुप। तो रहने दीजिए आज के लिए यहीं तक।